जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम जब भी वर्क करते हैं तो वो वर्क हमारा स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब हम जब इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वो वर्क हमारा स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेंद्र गोहिल। वेलकम टू माय चैनल अनंत फिजिक्स। थोड़ा सा रिकैप में जाते हैं। जो क्लास 11th में हमने चैप्टर 6 जो है वो पढ़ा था वर्क, पावर एंड एनर्जी। उसमें जो है हमने फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, अब कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसका एक एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स। जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये जो है उसकी नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ का मतलब ये ना ही कंप्रेस्ड है ना ही स्ट्रेच्ड है। अब जब क्या करेंगे, इसको हम कंप्रेस करेंगे थ्रू एक्स। इसको जो है हम कंप्रेस करेंगे थ्रू एक्स, तो हमें इसको कंप्रेस करने में वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। कौन से फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है इन स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इस फॉर्म में जो है स्टोर हो जाती है। ओके, सिमिलरली ग्रेविटी जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे m मास का है, यहाँ पे जब इसको हम h हाइट पे लेकर जाएंगे, इसको जो है हम h हाइट पे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे जो है जब हम इसको लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा। किसके इक्वल टू mg। तो यहां पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स mg लगाना पड़ेगा, और इसको जब मैं h हाइट पे लेके जाऊंगा तो एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा? mgh। इसी को भी हम बोलते हैं यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? बिकॉज ग्रेविटी इट इज ऑल्सो है कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब इन शॉर्ट कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं ना, तो वो स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेट्स सी। हमने जो है चैप्टर 1 जो है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जैसे सॉल्व किए थे, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल दिया था कि 3 चार्ज है, जैसे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे -Q2 है, यहाँ पे +Q3 है। ये कुछ ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए, किसी एक के ऊपर आपको नेट फोर्स जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन अब सोचिए कि ये जो 3 चार्ज रखे हुए हैं ये पहले से बनाया थोड़ी ना है। ये जो 3 चार्ज रखे हैं ये अपने आप थोड़ी ना आ जाएंगे यहाँ पे। हमें जो है इन तीनों चार्ज को इस वर्टेक्स के ऊपर लाना पड़ेगा, है कि नहीं? हमें ये जो तीनों चार्ज है इनको इन वर्टेक्स के ऊपर लाना पड़ेगा, और इन चार्ज को लाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क कौन से फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये जो वर्क है हमें करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हम जो भी वर्क इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट करेंगे वो हमारा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब भी हम इन चार्ज को लाने के लिए वर्क करेंगे, तो ये जो वर्क है ना, हम जो भी वर्क करेंगे तो वो वर्क है वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, हम जो भी वर्क करेंगे इन चार्ज को लाने के लिए, इस चार्ज के सिस्टम को असेंबल करने के लिए, वो वर्क हमारा स्टोर होता है इन अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to the work done in assembling a system of charge or charges।
सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी। मतलब इसको, ये चार्जेस जो भी है इसको बहुत दूर से हमें क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी से लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहां पे ये सिस्टम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं Q1 लाऊंगा। ओके, तो Q1 लाऊंगा तो यहां पे आसपास कोई सा भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो Q1 को लाने में क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर, तो वर्क एक्सटर्नल 0 होगा। फिर मैं Q2 लाऊंगा। अब जब Q2 लाऊंगा तो Q1 जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो Q2 मुझे लाने के लिए यहां पे वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, वो स्टोर हो जाएगा। फिर मैं जब Q3 को लाऊंगा तो मुझे Q1 के फोर्स के अगेंस्ट और Q2 के फोर्स के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, Q1 के जो फोर्स लगाएगा और Q2 जो है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों के फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो जो भी हम वर्क करेंगे वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, सो हम बोलेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी। मतलब जब बहुत दूर से लाएंगे तो जितना वर्क करना पड़ेगा ना, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, सबसे पहले जो है ना हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच का सेपरेशन है A, तो मुझे जो है ना इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी। तो मुझे क्या करना है, इसको असेंबल करना है, तो मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मुझे एक्सटर्नल वर्क फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 लाएंगे, फिर बाद में Q2 लाएंगे। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले हम, अगर मैं बोलता हूं कि मैं Q1 चार्ज को यहां पे ला रहा हूं, तो आसपास यहां पे कोई दूसरा चार्ज नहीं है, Q2 बाद में आएगा। जब मैं Q1 चार्ज को लाएंगे तो आसपास कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो दूसरा चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है तो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगेगा। तो जब हम Q1 को लाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो उसको लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q1 यहां पे इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट पे फिक्स कर दिया। अब हमें लाना है Q2 चार्ज को। जब Q2 चार्ज को हम लाएंगे तो Q1 उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। जब हम Q2 को लाएंगे तो Q1 जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उस केस में, तो वहां पे वर्क आएगा। ठीक है, तो यहां पे जब भी हम Q2 को लाएंगे इंफिनिटी से, तो Q1 और Q2 के बीच का जो है डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, है कि नहीं। अब यहां पे अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। तो फोर्स वेरिएबल है, तो यहां पे उसका जो वर्क है ना उसको हम ऐसे लिखेंगे, F एक्सटर्नल डॉट dr फ्रॉम इंफिनिटी टू, कितने सेपरेशन पे लाना है, A पे लाना है, क्योंकि यहां पे जो है ना ये सेपरेशन चेंज हो रहा है। जैसे मैंने Q1 को इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया। ओके, Q2 जो है उसको मैं ऑलरेडी R सेपरेशन तक ला चुका हूं, यहां पे R सेपरेशन तक ला चुका हूं, दिस इज अ वेक्टर R। इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है, यहां पे जैसे मैं इंफिनिटी से इसको क्या कर रहा हूं, R सेपरेशन पे ला चुका हूं, मुझे जो है इसको और थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है dr अमाउंट से। ओके, तो यहां पे जो Q2 के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। व्हाट इज R कैप, R कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R। ये तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना लगेगा, माइनस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। अब देख सकते हैं कि जो फोर्स है वहां पे नेगेटिव साइन लग गया। अब ये जो है Q1 इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट।
ओके तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल वर्क है, अब देखिए यहाँ पे सेपरेशन जो है ना चेंज हो रहा है, इसलिए हमें ना ये इक्वेशन यूज करेंगे। ओके ये इक्वेशन यूज करेंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सेपरेशन पे लाना है। अब एफ एक्सटर्नल को यहाँ पे मैं लिख सकता हूं माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस एफ इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आर कैप वेक्टर इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, वेक्टर आर, ठीक है ये। एंड व्हाट इज दिस आर, इट इज द मैग्नीट्यूड, ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना वो आर है ये, ठीक है। अब आर कैप और डी आर के बीच में जो एंगल है ना आप देख सकते हैं, आर कैप इधर है डी आर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो मैं क्या करता हूं, ये लिमिट को चेंज कर देता हूं, यहां पे जो इन्फिनिटी से है ना, इन्फिनिटी से ए, तो मैं ए से इन्फिनिटी कर देता हूं यहां पे, तो माइनस साइन जो है ना वो हट जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर, ऐसे। अब यहां पे मैंने माइनस को यहां पे हटाने के लिए लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। एक प्रॉपर्टी होती है जैसे a टू b इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b टू a इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है। तो मैंने यही प्रॉपर्टी लगाई। अब जो मेरी लिमिट है वो a से इन्फिनिटी है, मतलब a से इन्फिनिटी का मतलब इस तरफ, ओके a से इन्फिनिटी यहां पे इस तरफ। तो अब आर कैप भी इधर है और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो गया। पहले देखिए अब इन्फिनिटी से a था, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर था। अब जब मैंने लिमिट चेंज कर दी तो a से इन्फिनिटी हो गया, मतलब इधर हो गया। तो जो यहां पे आप देख सकते हैं कि dr भी इधर है और r कैप भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, a डॉट b को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, ऐसे। यूनिट वेक्टर जो है वो है आर कैप, आर कैप इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, के Q1 Q2 को मैं बाहर ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर फ्रॉम a टू इन्फिनिटी, ये। अब 1 बाय आर स्क्वायर है दैट इज r की पावर -2, उसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा r की पावर -2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आएगा -1 बाय आर। देखिए कैसे, जैसे x की पावर n जो होता है उसका इंटीग्रेशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां पे अगर मैं -2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ना यहां पे, तो ये हो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 बाय x। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं के Q1 Q2 -1 बाय r फ्रॉम a टू इन्फिनिटी। लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा के Q1 Q2, सबसे पहले r के बदले इन्फिनिटी अपर लिमिट, माइनस r के बदले a, ये माइनस है तो मैंने माइनस एज इट इज रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे जो वर्क आया किसके इक्वल आया, के Q1 Q2 बाई a। दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वो एक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। ओके अब यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमने जो है ना यहां पे जनरल एक्सप्रेशन यूज किया इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म में। जब वेक्टर फॉर्म में यूज किया है तो यहां पे जो Q1 Q2 की वैल्यूज है ना वो हम विद पोलैरिटी हमेशा सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज की वैल्यू है ना वो हमेशा पोलैरिटी के साथ आए। ओके तो यहां पे भी हमें चार्ज की वैल्यू जो है ना पोलैरिटी के साथ सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे Q1 और Q2 जो चार्ज है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई a, वेयर k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें जो है अब फाइंड करना है कि मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उस सिस्टम की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। अभी हमने देखा कि 2 चार्जेस होते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है,
लेकिन उसी का यूज करके हमें कैलकुलेट करना है मल्टीपल पॉइंट चार्जेस है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है कितनी होती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे आई हैव अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। लेट्स से ये चार्ज Q1 है, ओके, ये Q2 है, ये Q3 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R3 है, ऐसा है। अब मुझे क्या करना है, इन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो है मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो जाएगा R13 या R31। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये सेपरेशन हो गया R23 और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये सेपरेशन हो गया R12, है कि नहीं। तो ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके, ऐसा। दिस इज Q3, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। ये जो सेपरेशन है वो है R12, ये सेपरेशन है वो है R13 और ये सेपरेशन है वो है R23, ऐसे ये। अब यहाँ पे हम सिंपल जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे वही स्टेप्स हम जो है वापस जो है यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। तो मुझे चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबसे पहले Q1 चार्ज को लाते हैं, तो आसपास दूसरा चार्ज कुछ ही नहीं है, सबसे पहले हम Q1 को लाए। तो Q1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाने वाला कोई सा भी चार्ज नहीं है। Q1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगाने वाला कोई सा भी चार्ज नहीं है, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 विल बी 0, ओके। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 ये कितना हो जाएगा, 0, ओके। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। Q1 आ गया उस पॉइंट पे, अब Q2 को लाना है। जब हम Q2 को लाएंगे तो Q1 है, Q3 नहीं है। तो Q2 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q1 का जो फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ओके। सो इन ब्रिंगिंग Q2 वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ Q1। कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने भी कैलकुलेट किया कि Q1 Q2 बाई R12 इतना वर्क करना पड़ेगा। तो Q2 भी अब आ गया उस पॉइंट पे, यहां पे 2 चार्ज आ गए। अब तीसरे चार्ज को लाना है, तो तीसरे चार्ज को Q3 को अब लाना है, तो Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q2 भी फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएंगे। तो दोनों फोर्स के जो वर्क है उस दोनों फोर्स के वर्क जो दोनों फोर्स है उन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जब Q3 को लाएंगे तो Q1 और Q2 दोनों का जो फोर्स है दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 कितना हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ Q1 कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 बाई R13 प्लस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ Q2 के अगेंस्ट भी कितना, K Q2 Q3 बाय R23, ओके। ये जो अभी हमने लास्ट टाइम में कैलकुलेट किया ना कि जब हम Q1 के अगेंस्ट हम लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, K Q1 Q3 बाय R13। जब Q2 के फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, K Q2 Q3 बाय R23। तो सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग सिस्टम। देखिए हमारे पास कितनी टर्म आई, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। कितना, K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 Q3 बाई R23। This is the external work done which is also equal to potential energy of the system, okay, it is also equal to potential energy of the system। अब देखिए ये जो स्टेप्स है ना ये समझाने के लिए मैंने बताया है। अगर कैलकुलेशन करना है ना तो हम हर बार जो है ना ये स्टेप्स हमें नहीं लिखना है, तो उसके लिए जो है ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। हमें क्या करना है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी जितने भी पॉइंट चार्जेस है ना उसकी देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या करना है, अगर n पॉइंट चार्जेस है ना
इफ वी हैव n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो हमें क्या करना है, पैर बनाने हैं, ठीक है, हमें जो है ना पॉसिबल पैर्स बनाने, और फॉर n चार्जेस कितने पैर होते हैं, nc2 विच इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। अब जो मैथ स्टूडेंट है ना उनको पता है कि इट इज nc2, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, ओके, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2, इट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1/2। अगर मेरे पास n पॉइंट चार्जेस है तो उसमें मेरे इतने पैर्स बनेंगे, और इतने पैर बनेंगे ना तो क्या करना है, हर एक पैर की जो है पोटेंशियल एनर्जी हमें लिख देनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 चार्जेस है, तो यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूंगा, ओके, तो मेरे पास कितने पैर बनेंगे, मेरे पास पैर बनेंगे 3 इंटू 3 माइनस 1/2, कितने पैर बने, 3 पैर बने। देखिए कौन से 1 2 1 3 और 2 3, देखिए आया 1 2 1 3 और 2 3, 3 पैर बने। अगर मेरे पास 4 चार्जेस है, 4 पॉइंट चार्जेस है, तो कितने पैर बनेंगे, n इंटू n माइनस 1/2, कितने आएंगे, 6। देखिए कौन से 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4। हमें क्या करना है, 1 और 2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है, k q1 q2 बाय r12, k q1 q3 बाय r13, k q1 q4 बाय r14, ऐसे कर करके हर एक पैर की जो है ना पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देना है, ठीक है। ये जो है ना हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो हम जो है ना ये मेथड फॉलो करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितने पैर बनते हैं, सबकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे पैर की, और सबकी एनर्जी ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब उसका जो एसआई यूनिट है वो है जूल, लेकिन जो बहुत ही छोटे चार्ज होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है ना जूल इट इज अ वेरी बिगर यूनिट। तो वहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है एक एटम के अंदर, तो वहां पे जूल इट इज अ वेरी बिगर यूनिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए एक छोटा सा यूनिट होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिनोटेड बाय ईवी। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is accelerated through a potential difference of 1 volt, तो उसकी एनर्जी में गेन कितना होगा, गेन इन इट्स एनर्जी, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 1, इतना जो है यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे एनर्जी इतनी बढ़ेगी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। When an electron is accelerated through a potential difference of 1 volt, gain in its energy is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, which is equal to 1 electron volt. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये है 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. It is a smaller unit of energy. ओके, जो जूल जो है ना वो छोटे पार्टिकल्स के लिए काफी बड़ा यूनिट है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना इट इज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टाइसेस पे चार्ज रखे हुए +q एंड -2q। मुझे जो है इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया था कि हम जो है ना सबसे पहले पैर बनाते हैं, और हर एक इंडिविजुअल पैर की पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ चार्ज 1, इसको मैं बोल देता हूँ चार्ज 2, और इसको मैं बोल देता हूँ चार्ज 3। सो वी हैव 3 चार्जेस, ओके, हमारे पास 3 चार्जेस है। तो अगर n चार्जेस होते तो कितने पैर बनते हैं, n इंटू n माइनस 1/2, इतने पैर बनते हैं।
अब मेरे पास 3 चार्जेस है तो कितने पैर बनेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 1/2। ओके, कितने पैर बनेंगे, 3 पैर्स बनेंगे। कौन से 1 3 1 2 और 2 3। तो मुझे क्या करना है, ये तीनों पैर की जो पोटेंशियल एनर्जी है सबको ऐड कर देना है। ओके, तो देखिए कैसे, 1 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए कैसे, U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी, 1 और 3 की और 2 3 की, 1 और 2 की, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, प्लस 1 और 3 की, 1 और 3, K Q1 Q3 बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, A है, K Q2 Q3, अब जो है ये जो लास्ट पैर है 2 और 3, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, K Q2 Q3, K Q2 Q3 बाई डिस्टेंस। ये हमें चार्ज की वैल्यू विद पोलैरिटी सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पे हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये हो जाएगा -3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहां पे जो एग्जाम्पल है, 3 point charges are placed as shown in figure. If the potential energy of the system is 0, find a ratio capital Q by small q. 3 चार्ज है यहाँ पे रखे हुए हैं, हमें है फाइंड करना है कि अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम है, इनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो कैपिटल Q और स्मॉल q का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो यहाँ पे 3 चार्ज है, मैं तीनों को नंबरिंग कर देता हूँ, दिस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब यहाँ पे 3 चार्ज है तो कितने पैर बनेंगे, n इंटू n माइनस 1/2, कितने पैर बनेंगे, 3 पैर्स बनेंगे, 1 2 1 3 एंड 2 3। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल टर्म की पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलूंगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है। सबसे पहले 1 और 2 का, K Q1 Q2, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, R है। 1 और 3 का, 1 और 3, तो K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 2R है, प्लस K 2 और 3 का, K Q2 Q3 बाई डिस्टेंस, ये हो जाएगा। ओके, चार्ज की वैल्यू विद पोलैरिटी, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा -K स्मॉल q कैपिटल Q बाय R, और ये भी टर्म है सेम, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स प्लस K Q स्क्वायर बाई 2R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे जो है हमें ये दिया है टोटल, ये 0 के इक्वल है। ओके, दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से R कटा, एक Q कटा और K कटा, तो ये हो जाएगा -2Q प्लस Q बाई 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2Q इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई 2 और कैपिटल Q बाई स्मॉल q, ये जो हो जाएगा, ओके, कैपिटल Q बाई स्मॉल q दैट विल बी 1:4। ओके, ये जो रेशियो है ये हो जाएगा 1:4। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक और एग्जांपल जो है हम सॉल्व करते हैं। 4 point charges are placed at the vertices of a square as shown in figure. Calculate the electric potential energy of the system. हमारे पास जो है ना 4 point charges है जो एक स्क्वायर के वर्टाइसेस पे अरेंज है, तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है कैलकुलेट करनी है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू प्लेस अनदर चार्ज -Q एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर O। हमें यहाँ पे -Q चार्ज और लाना है, तो -Q चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क जो है वो करना पड़ेगा वो पूछा है। ओके, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 4 चार्जेस है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 1 2 3 और 4।
तो यहाँ पे हमारे पास 4 चार्जेस है, तो हम क्या करेंगे, पैर बनाते हैं। तो यहाँ पे कितने पैर बनेंगे, n इंटू n माइनस 1/2, कितने पैर बनेंगे, 6। देखते हैं कौन से 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। आप देखिए 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। अब देखिए 1 2 और 2 1 इट इज द सेम पैर, ठीक है, तो हम उसको अलग नहीं लिखेंगे, दिस इज ऑल द पॉसिबल पैर। तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबका जो सभी पोटेंशियल एनर्जी है ना, हर एक इंडिविजुअल टर्म उसको ऐड कर देंगे। सो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए K Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q2 कितना है, Q1 Q2 बाय R12, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, L है, प्लस Q1 Q3, ये जो डिस्टेंस है ना, ये L है, ये L है, तो ये हो जाएगा √2L। तो यहां पे K Q1 जो है वो है Q, Q3 जो है वो है 3Q बाय सेपरेशन कितना, √2L, प्लस 1 और 4 कितना, K Q1 Q4, K Q1 Q4 बाय R14, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L है, प्लस ये कौन सा 2 3, 2 और 3 ये टर्म, तो ये हो जाएगा K Q2 इज -2Q, Q3 इज +3Q बाय डिस्टेंस L, प्लस यहां पे नेक्स्ट जो टर्म है वो है 2 4, तो यहां पे आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये सेपरेशन भी √2L होगा, तो हो जाएगा K Q2 Q4 बाय डिस्टेंस, प्लस फाइनल जो टर्म है वो है 3 4 ये, ओके, तो ये हो जाएगा K Q3 Q4 बाय डिस्टेंस, ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी टर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, K Q² बाय L जो है उसको कॉमन ले रहा हूं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर मैं सबसे पहले अरेंज ही कर देता हूं, दिस बिकम्स -KQ² माइनस 2KQ² बाय L प्लस 3KQ² बाय √2L माइनस 4KQ² बाय L माइनस 6KQ² बाय L प्लस 8KQ² बाय √2L माइनस 12KQ² बाय L, ये हो जाएगा। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, अब देखिए जो ये वाली टर्म्स है ना, यहाँ पे दिस इज -2KQ² बाय L माइनस 4KQ² बाय L, दिस इज -6KQ² बाय L एंड दिस अगेन -6, तो ये हो जाएगा -12KQ² बाय L यहाँ पे, एंड दिस -12KQ² बाय L, तो ये हो जाएगा -24KQ² बाय L, ओके। और ये √2L वाली जो टर्म है उसको मैं यहाँ पे, दिस इज 3KQ² बाय √2L, 8KQ² बाय √2L, दिस बिकम्स 11KQ² बाय √2L, तो यहाँ पे मैं KQ² बाय L को कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 11 बाय √2 माइनस 24, ये दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब मुझे यहां पे क्या करना है, एक और चार्ज लाना है, कितना, -Q। तो उस चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इट इज वेरी सिंपल। तो जब ये चार्ज को लाएंगे तो चार्ज को लाने के लिए इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3 और Q4 सबके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट है उसमें जो -Q को वर्क जो -Q है उसको लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो -Q को हमें क्या करना है, यहां पे लाना है। तो -Q को लाने के लिए सबसे पहले Q1 के, ये जो Q1 है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी K -Q इंटू Q बाई L बाई √2 सेपरेशन। फिर Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा K -Q इंटू -2Q बाई L बाई √2 प्लस Q3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा K -Q 3Q अपॉन L बाई √2 प्लस Q4 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा K -Q और -4Q अपॉन L बाई √2, ऐसे। अब यहां पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 K Q कैपिटल Q बाई L, ओके।
इतना जो है हमें वर्क करना पड़ेगा माइनस क्यू चार्ज को लाने के लिए। ओके, माइनस क्यू चार्ज को हमें सिंपली क्या करना है कि जब हम माइनस क्यू को लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो इसकी एक टर्म आएगी के क्यू इंटू क्यू बाई दिस डिस्टेंस। Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा के दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज बाई दिस डिस्टेंस। Q3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा के दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज बाई दिस डिस्टेंस, और Q4 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा के दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज बाई दिस डिस्टेंस। फिर क्या करेंगे, जो भी वर्क है, जितने भी हमारे टर्म्स है, सबको ऐड कर देंगे, तो ये जो है दैट इज आवर द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, 3 particles each having a charge of plus 20 microcoulomb are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 5 cm. Find first part, work done in increasing the separation between each charge to double of its initial value. हमें जो है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, सेम चार्ज है और सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, उसको मैंने बोल दिया A। हमें क्या करना है, यहाँ पे इसी में चार्ज के सेपरेशन को डबल करना है, ये 2A करना है, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर करना है। तो यहाँ पे जो है हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द वर्क डन इन पुलिंग द चार्जेस अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ये जो चार्ज है यहां से हमें क्या करना है, चार्ज को पुल करके एक दूसरे से बहुत दूर भेजना है, इनफाइनाइट सेपरेशन पे भेजना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, देखिए कैसे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए कि इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी है। अब यहाँ पे 3 चार्जेस है तो 3 पैर बनेंगे, इसको मैं बोल देता हूं 1, 2 और 3। तो 3 पैर बनेंगे, 1 2 का, 1 3 का और 2 3 का। हर एक पैर की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये जो होगी इट विल बी के Q1 Q2 बाई A। 1 और 3 की कितनी होगी, के Q1 Q3 बाई A, और 2 और 3 की होगी के Q2 Q3 बाई A। ये हो जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई A। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q स्क्वायर। चार्ज, एक चार्ज है 20 माइक्रोकूलम है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर अपॉन A 5 सेंटीमीटर। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, ये इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये 27 इंटू 10 टू द पावर 9 -12। ओके, तो ये हो जाएगा 9 -12 -3 और +2, ये हो जाएगा -1 इंटू 400 डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा 5 ये जूल। ओके, दिस इज 80। ओके, ये जो है ये हो जाएगा 216 जूल। यहां पे जो ये इनिशियल कंडीशन है, सो मैं बोल सकता हूं दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां पे देखिए 3KQ स्क्वायर बाई A आया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब सेपरेशन 2A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई 2A। तो इनिशियल का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 जूल। मतलब सेम जो है के Q1 Q2 बाई 2A, के Q2 Q3 बाई 2A, के Q1 Q3 बाई 2A, तो ये सेम ही होगा, बस यहाँ पे हर जगह पे 2 आ जाएगा। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दैट इज 108 जूल। तो वर्क डन कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, विच इज इक्वल्स टू -108 जूल। इतना हमें वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क, इतना जो है हमें वर्क करना पड़ेगा टू इंक्रीज द सेपरेशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि हमें जो है चार्ज को क्या करना है, यहां से इनफाइनाइट भेजना है। यहां से, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल्स टू 216 जूल। यहां से हमें इनफाइनाइट भेजना है। अब जब चार्जेस इनफाइनाइट पे होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। चाहे तो आप यहां पे A के बदले इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जो है ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 हो जाएगी। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल्स टू -216 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा चार्ज के सिस्टम को यहां से इनफाइनाइट तक भेजने के लिए। ओके,
आंसर इज -216 जूल। अब जो डाइपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कैसे, अब जैसे रीजन है यहाँ पे, उसमें यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करती है। लेट्स से दिस फील्ड बी ई, वेक्टर ई, और इस फील्ड के अंदर एक डाइपोल प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो फील्ड है ना उसके अंदर एक डाइपोल प्रेजेंट है, -q और +q चार्ज। ओके, -q और +q जो चार्ज है दोनों मिलकर एक डाइपोल बना रहे, जिनके बीच का सेपरेशन जो है ना वो है 2a। द सेपरेशन बिटवीन -q एंड +q ऑफ द डाइपोल इज 2a। और यहां पे जो डाइपोल मोमेंट है इनका कहां से है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरफ, फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऐसे। अब यहां पे जो वर्क होगा ना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन। तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो देखिए कैसे होता है। अब यहां पे जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस तरफ, अपोजिट टू फील्ड कितना, Q इंटू E। और ये जो है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू E। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है। डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो हम वर्क को तो कैसे लिखते हैं, F एक्सटर्नल डॉट dr, ऐसे लिखते हैं ना। बट यहां पे जो है ना हमें रोटेशनल वर्क फाइंड करना है, ट्रांसलेशन वर्क नहीं फाइंड करना है। ओके, यहां पे जो है ना हमें रोटेशनल वर्क फाइंड करना है। दिस इज ट्रांसलेशनल वर्क। जो रोटेशनल वर्क होता है ना, इट इज गिवन बाय टॉर्क डॉट डी थीटा, वेर दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल एंड दिस इज द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फ्रॉम θ1 टू θ2। हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन वर्क नहीं है, हमें यहाँ पे रोटेशनल वर्क है। डाइपोल को हमें रोटेट करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें वो वर्क फाइंड करना है। ओके, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। द रीजन बीइंग द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। ओके, तो जो हमने चैप्टर 1 है ना उसमें हमने देखा था कि जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल है दैट इज गिवन बाय P क्रॉस E। ओके, वेर P इज द डाइपोल मूवमेंट, is the dipole moment and E is the electric field, E is the electric field यहां पे। ओके, ये है। और इसको अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड है टॉर्क का। कैसे एक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इस तरीके से लग रहा है, तो टॉर्क जो है ना ये इसको ऐसे घुमाने की ट्राई करेगा। आप देख सकते हैं ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इसको क्लॉकवाइज मैनर में घुमाने की ट्राई करेगा। कौन ट्राई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, दिस इज द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। फोर्सेस में बोलूंगा क्योंकि यहां पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक टॉर्क जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो टॉर्क है उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। दिस इज द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट। सो एक्सटर्नल टॉर्क कितना हो जाएगा, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स का जो टॉर्क है उसके बराबर ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको यहां से थोड़ा सा और एंगल से डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा और एंगल से डिस्प्लेस करना है। ठीक है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एक्सटर्नल टॉर्क थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। देख सकते हैं दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो मैं बोल सकता हूं कि स्मॉल वर्क dw by external torque in rotating dipole through d theta कितना हो जाएगा, PE sin थीटा इंटू डी थीटा इंटू cos 0, cos 0 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है। तो टोटल वर्क फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी छोटे छोटे वर्क है सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके, जितने भी छोटे छोटे वर्क है इन सबको ऐड करना पड़ेगा फ्रॉम θ1 टू θ2। यहां पे PE कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा।
फ्रॉम θ1 टू θ2। ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो आएगा PE, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऐसा भी हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसे। दिस इज अ वर्क डन। ओके, दिस इज अ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर हमें θ1 से θ2 तक जो है डाइपोल को रोटेट करना है ना, तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। अब एक्चुअली जो है हमें फाइंड करना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। अब जो है हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमें दो चार्ज की Q1 और Q2 की हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की, तो उसमें क्या था, इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया था। मतलब जब दो चार्ज इन्फिनिटी पे होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब यहाँ पे वो इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि दो चार्ज जो है डाइपोल के, उनके बीच का सेपरेशन फिक्स होता है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है ना, वो मैं थीटा को लूंगा। सेपरेशन जो है ना, लीनियर सेपरेशन, उसको नहीं लूंगा। अब जैसे हमने चैप्टर 1 में जो देखा था ना कि थीटा इक्वल्स टू 0 होता है ना, जब दोनों P और E के बीच में, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 0 होता है ना, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जो है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे कम है। ओके, दिस वाज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इक्वल्स टू 180 होता है ना, यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, तो एनर्जी जो है वो यहां पे सबसे ज्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, 0 पे एनर्जी है सबसे कम, 180 पे सबसे ज्यादा है, तो 90 डिग्री है ना, थीटा इक्वल्स टू 90, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे हम जो है ना रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री 0। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, सो यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं। तो सेम यहाँ पे मैं जो है ना रेफरेंस पॉइंट से थीटा एंगल पे ले जाने में जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, रेफरेंस पॉइंट जो है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, वहां से मुझे कोई से भी एंगल थीटा पे लेकर जाना है। तो इसी इक्वेशन में क्या है कि इनिशियली जो है वो कितना है, 90 है, और बाद में मुझे कितने एंगल पे लेके जाना है, थीटा पे लेकर जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, θ1 इक्वल्स टू 90 कर दूंगा और θ2 इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, थीटा कर दूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, PE cos 90 माइनस कॉस थीटा, ये cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा माइनस PE cos थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू माइनस P डॉट E। ओके, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे जब थीटा इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो एनर्जी जो है आएगी माइनस PE cos 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू E। जो थीटा इक्वल, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो माइनस PE आएगी। जब थीटा इक्वल्स टू 180 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, थीटा इक्वल्स टू 180, तो cos 180 होता है -1, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी PE। देखिए अब 180 डिग्री पे जो एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। जो हमने जो कंक्लूड किया था कि 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम आएगी। 0 पे एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। 90 पे जो है वो एनर्जी 0 है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। अब जो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक एग्जांपल। An electric dipole of length 4 cm when placed with its axis making an angle of 60 degree with the uniform electric field experiences a torque of 4√3 Newton meter. Calculate the magnitude of electric field and potential energy of the dipole. Okay, charge of the dipole is plus minus 8 nanocoulomb है। यहाँ पे जो है ना एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर रहा है ना, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, दिस इज अ डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है विद द एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का। तो हमें जो है यहाँ पे गिवन है कि टॉर्क है 4√3 न्यूटन मीटर।
तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है ना डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज जो है ना ये है 8 नैनो कूलम विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, और डाइपोल की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, सेंटीमीटर को मैं मीटर में लिख लेता हूं, दिस मच इज द डाइपोल मोमेंट विच इज 0.32 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर। दिस इज अ डाइपोल मोमेंट। ओके, अब यहां पे टॉर्क गिवन है 4√3 न्यूटन मीटर। जब भी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसकी जो इक्वेशन है वो है PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे जो टॉर्क है वो है 4√3 विच इज इक्वल्स टू P 0.32 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू E इंटू थीटा इज 60, यहाँ पे थीटा इज 60 तो साइन 60 होता है √3/2। ओके, दिस ये कट जाएगा, ये 0.16। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो है 4 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 0.16। ठीक है, 4, यहां पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे 400/16 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ओके, यहां पे इसको मैं 4 इंटू 100, ये इज 25, दिस इज 25 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर कूलम। ये फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू -P.E, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -PE cos थीटा। जो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको मैं लिख सकता हूं -PE cos थीटा। P जो है उसकी वैल्यू है 0.32 इंटू 10 टू द पावर -9। E जो है इट इज 25 इंटू 10 टू द पावर 9, cos 60 हाफ होता है, तो ये जो है इट विल बिकम 0.16। ओके, तो ये हो जाएगा -0.16 इंटू 25 जूल। इसको मैं लिख सकता हूं -16/100 इंटू 25 जूल, ओके, विच इज इक्वल्स टू -4 जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 point charges plus 6.4 into 10 to the power -19 coulomb and -6.4 into 10 to the power -19 coulomb are placed at a distance of 2 angstrom in external electric field of 4 into 10 to the power 4 Newton per coulomb with dipole moment aligned along electric field. First, calculate potential energy of the dipole under stable equilibrium. Next, work done in rotating the dipole through an angle of 180 degree from original position. यहां पे हमें एक डाइपोल दिया हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और जो डाइपोल मोमेंट है वो हम निकाल लेते हैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू सेपरेशन। अब दोनों के बीच में सेपरेशन 2 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -10 मीटर, तो 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम मीटर, तो ये हो जाएगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। दिस इज द डाइपोल मोमेंट। हमें फर्स्ट फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E विच इज इक्वल्स टू -PE cos थीटा, -P -12.8 इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू E 4 इंटू 10 टू द पावर 4 cos 0 इज 1, तो ये हो जाएगा -51.2 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल। ये दिस द पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड जो है हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। जैसे इनिशियली जो है θ1 कितना है 0 डिग्री है,
और फाइनली हमें कहां तक लेके जाना है, 180 डिग्री तक लेकर जाना है। तो हमें कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करने में, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने इक्वेशन निकाली थी वर्क डन की, विच इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2। जब हमने डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो हमने ये सिंपली एनर्जी की इक्वेशन कैलकुलेट की थी, तो ये इक्वेशन बीच में आई थी, पीई cos θ1 माइनस cos θ2। कैसे आई थी, टॉर्क into d theta from θ1 to θ2। this was the work done। okay, this was the work done। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इनिशियल जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस पीई cos θ1, और जो फाइनल एनर्जी है वो कितनी है, माइनस पीई cos θ2। तो वर्क डन क्या होता है, इट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ओके, वर्क डन क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी इज माइनस पीई cos θ2 माइनस इनिशियल एनर्जी इज माइनस पीई cos θ1। तो ये सेम आ जाएगा पीई cos θ1 माइनस cos θ2। ओके, ये ठीक है। अब यहां पे जो θ1 θ2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, θ1 जो है वो 0 है, तो ये हो जाएगा पीई cos 0 माइनस पीई cos 180। ठीक है, पीई cos 0 माइनस cos 180। cos 0 इज 1, cos 180 इज माइनस 1, तो यहां पे और एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, विच इज इक्वल टू 2 पीई। ओके, विच इज इक्वल टू 2 पीई। तो ये जो है ये हो जाएगा यहां पे, जैसे पीई की वैल्यू हमने निकाल के रखी है यहां पे, तो ये डबल हो जाएगी, लेकिन माइनस नहीं आएगा यहाँ पे। दिस अ पोटेंशियल एनर्जी, और ये cos 0 था और माइनस साइन था, इसलिए यहाँ पे है। तो इसी को 2 टाइम्स कर देते हैं तो हो जाएगा 102.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल। ओके, और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा इक्वल्स टू 0 टू 180। इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी। ठीक है, जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। हमने दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है, लेकिन वहां पे जो है ना एक्सटर्नल फील्ड जो थी वो एब्सेंट थी। अब उसी केस में अगर दो चार्ज को हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, तो देखिए वो कैसे। मुझे क्या करना है, एक चार्ज Q1 यहां पे है, दूसरा चार्ज Q2 यहां पे है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। ओके, इन दोनों की मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है। ओके, ये जो रीजन है ना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पे भी हम जो है ना, पहले जो स्टेप्स हमने जो देखे थे ना, वही स्टेप्स जो है हम अप्लाई करेंगे। कैसे कि हमें क्या करना है, एक एक चार्ज को लाना है और एक एक जो वर्क है वो टर्म जो है वो हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1। अब यहां पे क्या है ना, Q2 नहीं है, सबसे पहले हम Q1 ला रहे हैं और एक्सटर्नल फील्ड है। ओके, एक्सटर्नल फील्ड है, तो यहां पे जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा चार्ज Q1 के ऊपर, कितना लगेगा, Q1 इंटू E। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, माइनस Q1 इंटू E। ओके, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, माइनस Q1 इंटू E। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल कितना है, माइनस Q1 इंटू E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी से कहां लाना है, R1 पे। अब मैं Q1 को बाहर ले लेता हूं, दिस इज माइनस E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1। अब Q1 चार्ज को लाने में इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो ये क्या है, ये वाला टर्म, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q1 चार्ज का इतना वर्क है, तो ये क्या है, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट R1 विच इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R1। तो इसको मैं लिख सकता हूं V R1।
ओके, व्हाट इज VR1? VR1 is the electric potential, at R1 यहां पे। ठीक है, तो ये यहां पे Q1 को लाने में वर्क इतना करना पड़ रहा है। फिर क्या करना है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2। अब क्या है, Q1 आ चुका है, Q2 को लाना है। तो Q2 को जो लाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें एक Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो Q1 के फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड E है उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, इसको मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ Q1 प्लस वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड E। अब यहां पे Q1 जो है उसके अगेंस्ट जो फोर्स Q1 जो है वो फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें पता है। उसको मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं K Q1 Q2 बाई R12। सिंपली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, जो हमने जैसे देखा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 अगेंस्ट Q1, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, R12 है, प्लस यहां पे वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगी, जैसे यहां पे Q1 है तो सेम आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस Q2 इंटू E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू R2। ओके, यहां पे जैसे Q1 है ना, सेम आ जाएगा Q2 के लिए, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस Q2, और मैं ये जो पूरी टर्म है ना इसको माइनस साइन लिख दिया। ओके, अब ये जो चीज है ना, ये क्या है, इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट R2। जो हमने पोटेंशियल की जो डेफिनेशन देखी थी ना, ये उसी से आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R2, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q2 इंटू V R2। ये ओके, तो सेकेंड चार्ज जो है उसको लाने के लिए एक तो फर्स्ट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फील्ड का जो है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आ गई, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू Q1 इंटू V एट R1 प्लस Q2 इंटू V एट R2, पोटेंशियल एट R2, प्लस K Q1 Q2 बाई R12, और मैं यहां पे स्पेसिफाई कर दूंगा VR1, इट इज द पोटेंशियल एट R1 यहां पे। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं एट R1, दैट इज पॉइंट A पे, और VR2 है, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R2, मतलब कहां पे, ये जो है इसको मैंने बोल दिया पॉइंट B, तो ये हो जाएगा पॉइंट B का पोटेंशियल। ओके, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड जो कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, उसके लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। Determine the work done in increasing the separation of two charges plus 8 microcoulomb and minus 3 microcoulomb placed at minus 4 centimeter, 0, and 7 centimeter, 0, respectively to infinity. Next part is, if same charges are placed in an external field, E equals to C by R square, where C is 9 into 10 to the power 4 coulomb per meter square. What would be the electrostatic energy of the configuration? पहले पार्ट में हमें गिवन है कि दो चार्ज है, एक 8 माइक्रोकुलम और दूसरा जो है वो -3 माइक्रोकुलम है। इसका कोऑर्डिनेट है -4 सेंटीमीटर, 0, और इसका कोऑर्डिनेट है 7 सेंटीमीटर, 0, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कैसे निकालेंगे, सिंपल हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, जो डिस्टेंस यहां पे तो कैसे निकालेंगे, √x1 - x2
प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन है 11 सेंटीमीटर, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जो हो जाएगी इट विल बी इक्वल्स टू k q1 q2 बाय सेपरेशन k इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q1 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू q2 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाय r। 11 सेंटीमीटर है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1.96 जूल। फाइनली हमें इसी में क्या करना है कि ये दो चार्ज को हमें इनफाइनाइट तक लेकर जाना है। जब इनफाइनाइट पे लेकर जाएंगे तो इनके बीच का सेपरेशन जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये दोनों चार्जेस इनफाइनाइट पे होंगे ना तो ये जीरो हो जाएगी। तो हमें इनिशियल 11 सेपरेशन से इनफाइनाइट तक लेकर जाने तो कितना वर्क करना पड़ेगा? इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू जीरो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 1.96 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट तक लेकर जाने में। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें देखिए क्या गिवन है। इफ द सेम चार्जेस आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड इक्वल्स टू c बाय आर स्क्वायर। अब यहां पे एक्सटर्नल फील्ड भी है, तो एक्सटर्नल फील्ड में हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था Q1 इंटू वी आर वन। जैसे अगर Q1 चार्ज को R1 पोजीशन पे लाना है तो यहां पे इतना वर्क करना पड़ेगा, प्लस Q2 को लाना है तो यहां पे K Q1 Q2 बाई R इतना वर्क करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहां पे आप चेक कीजिए कि जो E है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। और के क्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो के क्यू की जो वैल्यू है ना वो सी के बराबर है। ओके, तो ये हो जाएगा सी बाय आर स्क्वायर, ये यहां पे गिवन है। और पोटेंशियल जो होता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से, ये कितना होता है के क्यू बाय आर एट अ डिस्टेंस आर। तो के क्यू की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली सी है, तो मैं डायरेक्टली पोटेंशियल कोई भी आर डिस्टेंस पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q1 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 V8 R1 कितना हो जाएगा C बाई R1। Q2 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 VR2 कितना हो जाएगा C बाई R2। K Q1 Q2 बाय R इनिशियली कितने 11 सेंटीमीटर पे है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी यही है ना K Q1 Q2 बाय R। जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी है K Q1 Q2 बाय R, यही है, यह है माइनस 1.96 जूल। अब R1 जो है ना एक्चुअली ये डिस्टेंस है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है। ओरिजिन से ये जो चार्ज है यहां पे है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। -4 इज द कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। R2 कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 C 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई R1 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 C की वैल्यू जो है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई R2 इज 7 सेंटीमीटर, तो इसको 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मीटर के लिए, माइनस 1.96। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.2 जूल। मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर देता हूं। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 12.2 जूल। ओके, सो दिस मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड।